नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बात देवभूमि की। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। विधानसभा चुनाव के बाद से ही कौशिक की जगह पर गढ़वाल मंडल के किसी ब्राह्मण नेता को संगठन की कमान सौंपे जाने की चर्चाएं थी। ऐसे में बीजेपी ने महेंद्र भट्ट को राज्य का नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त करते हुए अन्य सभी नामों की अटकलबाजी पर विराम लगा दिया है। महेंद्र भट्ट बीजेपी संगठन में मजबूत पकड़ रखते हैं। इसके अलावा गढ़वाल और कुमाऊं के बीच में लोकप्रिय चेहरा है। इन सब समीकरणों को ध्यान में रखते हुए फाइनली बीजेपी हाईकमान ने महेंद्र भट्ट को उत्तराखंड भाजपा अध्यक्ष की कमान सौंपी है। तो आज चर्चा इसी विषय के तमाम पहलुओं पर, क्योंकि महेंद्र भट्ट को कमान मिल गई है। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक का कार्यकाल खत्म होने से करीबन 2.5 महीने पहले ही पार्टी संगठन में हुए इस बड़े बदलाव के राजनीतिक गलियारे में कई मायने निकाले जा रहे हैं। लेकिन गौर इस बात पर करिए कि भाजपा के सामने लक्ष्य 2024 लोकसभा चुनाव का है। पार्टी की लगातार तीसरी बार 5 सीटों पर जीत हासिल करने की मंशा है, रणनीति है, इस पर वो काम भी कर रही है। इसके लिए पार्टी सरकार और संगठन के माध्यम से क्षेत्रीय आधार पर संतुलन को वरीयता यानी कि इंपॉर्टेंस देना चाहती है और दी भी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कुमाऊं से आते हैं, इसलिए प्रदेश अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी पार्टी ने गढ़वाल के महेंद्र भट्ट को सौंप दी। अब विधानसभा चुनाव में पार्टी के जबरदस्त प्रदर्शन को अगले लोकसभा चुनाव में वापस दोहराने की अहम जिम्मेदारी महेंद्र भट्ट के कंधों पर होगी। तो चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि क्या कुछ इसके मायने होने वाले हैं और किस तरीके से महेंद्र भट्ट इस जिम्मेदारी को निभाएंगे। इस चर्चा को खास बनाने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता हैं गीता ठाकुर मौजूद हैं और उनके सामने मौजूद होंगी प्रतिद्वंदी के तौर पर प्रतिमा सिंह, प्रखर प्रवक्ता हैं, अक्सर जुड़ती रहती हैं हमारे साथ में। प्रतिमा जी बहुत स्वागत है आपका। गीता जी आपका भी बहुत स्वागत है। राजेंद्र सिंह बिष्ट जी जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ। राजेंद्र जी स्वागत भी है आपका और आज आपकी बीच में भी जरूरत पड़ेगी, ये मैं पहले से आपको बता रही हूँ। चलिए शुरुआत गीता ठाकुर के साथ में। गीता जी, महेंद्र भट्ट जी को कमान मिल चुकी है। कल हालांकि उन्होंने मीटिंग को कल बोला था कि ये शिष्टाचार भेंट है, लेकिन वो शिष्टाचार भेंट पद नियुक्ति में तब्दील हो गई। जी, आपका सबसे पहले तो धन्यवाद है। और नए प्रदेश अध्यक्ष को मिलने से हम लोगों में बहुत उत्साह है, स्पेशली महिलाओं में, इसलिए क्योंकि हमारे जो महेंद्र भट्ट जी हैं वो अपने आप में सरलता, सौम्यता और बहनों को साथ में लेके चलने की उनमें क्षमता है। और सभी जगह से ये खुशी हो रही है कि आने वाले समय में हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी 5 की 5 सीटों का में कब्जा भारतीय जनता पार्टी का होगा और महिलाओं का जो वर्चस्व रहेगा वो कहीं प्रतिशत बढ़ेगा। ये मैं आपको तो गीता ठाकुर जी का जो ओपनिंग रिमार्क है वो इस आशा के साथ में कि महेंद्र भट्ट की जो ये नियुक्ति हुई है ये महिलाओं के लिए सुखप्रद होगी। चलिए प्रतिमा जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी महेंद्र भट्ट जी की इस नियुक्ति को आप किस लिहाज से देखती हैं, और इसके साथ में मेरा ये भी सवाल है कि क्या कांग्रेस के लिए ये नियुक्ति एक सबक की तरह नहीं है? देखिए, मुझे लगता है कुछ भी नहीं है कि कांग्रेस के लिए ये जो नियुक्ति है ये सबक है। सबक क्यों होगी? और मुझे महेंद्र भट्ट जी को मैं हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि उन्हें जो है उनके राष्ट्रीय नेतृत्व ने उन पर जो है भरोसा जताया, उन्हें प्रदेश की कमान दी। अब देखना ये है कि वो इस जिम्मेदारी को कैसे निभाएंगे। अब आप अगर मैं कहूँ कि मदन कौशिक, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा कांग्रेस पे सवाल खड़े किए हैं और हमेशा कांग्रेस से सवाल किए हैं। जब आपने देखा कि करण महाराज जी को अध्यक्ष बनाया गया, कि गोडियाल जी को इतने कम समय में क्यों हटाया गया, तो मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता से पूछना चाहती हूँ कि जो है मदन कौशिक जी के तो सर पे मुझे लगता है ताज होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने आपको प्रचंड जीत दिलाने का जो वादा किया था जब उन्हें अध्यक्ष बनाया गया तो वो पूरा किया।
तो उसके बावजूद भी ऐसी कौन सी रार मन में रही आला कमान के या प्रदेश के नेताओं के कि मदन कौशिक जी को आपने एक और मौका देने के लायक नहीं समझा। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आज के वक्त। और रही बात पूजा जी, आपने समीकरण की बात की थी, तो देखिए अगर मैं अपना पर्सनल बोलूं और तो मुझे लगता है उत्तराखंड एक छोटा राज्य है, अगर उसको भी हम कुमाऊं और गढ़वाल में बांटने का प्रयास करेंगे, तराई और पहाड़ में, तो मुझे लगता है ये उचित नहीं होगा। क्योंकि अगर ये डिस्कशन ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं और प्लेन और पहाड़ को डिवाइड करने की बात करते हैं। अगर मैं महेंद्र भट्ट जी की भी बात करूं तो वो हैं तो चमोली के, और मुझे लगता है बिष्ट जी ज्यादा बता पाएंगे कि हैं तो चमोली के, लेकिन वो ऋषिकेश में बस गए हैं। तो अगर इसी तरीके से पहाड़ के सारे ही, अगर मैं कहूं जो कद्दावर नेता हैं, वो पहाड़ों को छोड़ करके अगर प्लेन पे आके बसते रहेंगे, फिर पहाड़ों का विकास नहीं होगा। और ये कटु सत्य है, लेकिन ये सत्य है। ये मुझे लगता है मेरी बातें कई लोगों की बुरी लगेंगी, बट ये सत्य है कि आप पहाड़ के नेता अगर पलायन खुद करने लगेंगे तो फिर आम जनता का पलायन तो होगा ही। अब देखना है कि वो किस तरीके से अपने समीकरण को जो उन्हें गढ़वाल मंडल का पूरा एक मुझे लगता है एक रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया है, वो उसको कैसे निभाने का कार्य करते हैं। ठीक है, मैं गीता जी से ही सवाल का जवाब लेती हूँ। राजेंद्र जी, इसके बाद मैं आपके पास आऊंगी। गीता जी, ये सवाल मेरे भी जहन में था। देखिए, आपका पड़ोसी राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में स्वतंत्र देव सिंह को बदला नहीं जा रहा है। स्वतंत्र देव सिंह का जो कार्यकाल है वो कब का खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन है लगातार। उनके एवज में कोई चेहरा उनको नहीं मिल पा रहा है। और भी कई राज्य हैं आपके यहाँ जिनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका कार्यकाल खत्म हो चुका है, या फिर उनको एक्सटेंशन मिल रहा है, या कार्यकाल खत्म होने वाला है, लेकिन वहां पर इतनी जल्दबाजी नहीं दिखाई गई। आज दिल्ली में मुलाकात हुई और कल नियुक्ति हो गई। ये उत्तराखंड में पहली बार देखने को मिला। और यही सवाल मेरा भी है कि मदन कौशिक में आखिरकार क्या कुछ बुराइयां थीं, या क्या वो कमतर थे कि उनको ही दोबारा जो है मौका नहीं मिला। गीता जी। जी, मैं आपको ये पूजा जी बताना चाह रही हूँ, ये अध्यक्ष का जो पद है वो माननीय हमारे मदन कौशिक जी ने, जो आप कह रही हैं ताज लगना चाहिए, तो ये समय देखिए, समय की धार देखिए कि उनका ये जो भारतीय जनता पार्टी में और संगठन में जो तालमेल करके जो भारतीय जनता पार्टी दोबारा से आई है, उसका कहीं ना कहीं बहुत बड़ा उनको पद मिलेगा, या आने वाले समय में उनके लिए कुछ सोचा गया है, ऐसी बात नहीं है। और जो मैं कहना चाहती हूँ, जैसे मेरी बहन अभी बता रही है प्रतिभा जी कि पलायन कर लिया है। पलायन किस बात का है, आपको मैं एक बात बताऊं, क्या हरीश रावत जी दिल्ली में नहीं रहते? प्रदीप टम्टा जी दिल्ली में नहीं रहते? और आप ये बताइए, जो वहां पर कॉमन बात कही थी, लेकिन गीता जी अंदर खाने तो इस तरीके की खबरें हैं कि चुनावों के बाद जिस तरीके से मदन कौशिक के ऊपर आरोप लगे, आरोप प्रत्यारोप के बाद तुरंत बीजेपी ने एक्शन नहीं लिया, लेकिन ये उसी एक्शन का रिएक्शन है और उनको इसके बाद कुछ नहीं मिलने वाला है। ये अंदर खाने खबर चल रही है। मैं आपसे इस पे पुष्टि चाहती हूँ। ये भारतीय जनता पार्टी किसको क्या मिल जाएगा वो नहीं जानता, किससे क्या छिन जाएगा वो भी नहीं जानता। ये भारतीय जनता पार्टी की अपनी अंदरूनी बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक युवा चेहरा आपको इसलिए दिया गया है, हमें इसलिए दिया गया है कि हम उनके साथ तालमेल करके आने वाले समय को सुरक्षित करके और अपनी बहनों को, माताओं को, और इस तरह के जो हमारे बीच में खाई लग रहा है कि हो गई है कि हम ये नहीं कार्य कर सकते हैं, या समय नहीं है, ये गढ़वाल है, ये कुमाऊं है, ये मैदानी है, ये सब कुछ नहीं है। ये आने वाला समय बताएगा कि माननीय मदन कौशिक जी को कितने बड़े पद से नवाजा गया। ये अभी तो शुरुआत है, अभी देखिएगा इस चीज को कहकर आपका काउंटर देखिए, मैं एक छोटी सी बात याद दिलाना चाहती हूँ आपको। जब त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को बीच सदन में और बजट सत्र चल रहा था, बुला करके मुख्यमंत्री पद से हटाया गया था, तो उस वक्त भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं से लेकर नेता तक यही कहते थे कि आप देखिएगा, उनको एक जो है राष्ट्रीय नेतृत्व में उनको एक बड़ा पद देगा, चाहे हो सकता है वो कार्यकारिणी में दे। लेकिन उसके बाद आपने उनकी दुर्गति देखी है कि किस तरीके से उनको इतना मजबूर कर दिया गया या अपने मन से
से किया गया या उनके ऊपर कोई प्रेशर डाला गया कि उन्होंने चुनाव तक नहीं लड़ा। राज्यसभा भी भेजने के लायक आपने त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को नहीं समझा। तो ये कहीं ना कहीं आपसी मतभेद है और ये कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है बिल्कुल टुकड़ों में है और उसमें कोई दो राय नहीं है। पर बस 10 सेकेंड लूंगी आपका। ये बार बार गीता जी कह रही है कि महिलाओं को सम्मान मिलेगा, बहनों को सम्मान मिलेगा महेंद्र भट्ट जी के आने से। तो बस मेरे मन में एक छोटा सा सवाल आया कि क्या मदन कौशिक जी के साथ कोई दिक्कत हुई क्या? मतलब ऐसा क्या था कि मदन कौशिक जी के वक्त क्या महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी के सम्मान नहीं मिला? क्योंकि अगर आप इस तरीके की बयान देते हैं या इस तरीके की बातें एक व्यक्ति विशेष के लिए करते हैं कि उसके आने से महिलाओं को सम्मान मिलेगा और कद बढ़ेगा, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये जो एक प्रेसिडेंट मदन कौशिक जी जो गए हैं, जिनको पद मुक्त किया गया है, उनपे एक सवालिया निशान लगाने का कार्य करता है। ये आप ही कह रही हैं और मेरे मन में आपके ही व्यक्तित्व से एक सवाल आया है, तो अगर जवाब दे सके तो ठीक है। ठीक है, गीता जी के पास हम चलेंगे जवाब लेने के लिए, लेकिन प्रतिमा जी आपसे उससे पहले मेरे पास एक सवाल है। सबक का जिक्र आपने किया था जब मैंने शुरुआत में आपसे कहा कि क्या कांग्रेस ने सबक लिया क्या? सबक इस बात का प्रतिमा जी, सबक इस बात का कि इतने मतभेद होने के बावजूद देखिए रातों रात प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया जाता है और अगले दिन जिसको बदला जाता है और जो बदल कर नियुक्त होता है वो दोनों ही एक मंच पर खड़े हैं, एक दूसरे का माल्यार्पण कर रहे हैं, उनका सम्मान कर रहे हैं। ये सबक ये कब आएगा कांग्रेस के अंदर? मुझे याद है करण महारा की जिस दौरान नियुक्ति हुई थी, कितने खेमों में, कितने धड़ों में, कितना धरना प्रदर्शन, कितना विरोध, तमाम चीजें देखने को मिली थी। ये इस सबक का मैं जिक्र कर रही हूँ। देखिए नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि जब करण महाराज जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था तो घोटियाल जी भी ससम्मान प्रदेश मुख्यालय पे उपस्थित होकर के उन्होंने अपना जो है पदभार जो है उनको सौंपने का कार्य किया था। तो ऐसा नहीं है। और मैं अगर आप ये कह रही है तो मुझे लगता है मैंने कई बार ये बात बोली है कि हमारी पार्टी में ठीक है, आप भारतीय जनता पार्टी में डिक्टेटरशिप है तो मैं उसका समर्थन नहीं कर सकती। हमारी पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है। अगर मुझे या एक कार्यकर्ता को भी और एक बड़े नेता को भी अगर आला कमान की बात हो या किसी का भी कोई निर्णय उचित नहीं लगता है तो हम अपने आला कमान तक अपनी बात पहुंचाते हैं। तो मुझे लगता है इसमें आंतरिक अपने अभिव्यक्ति की आजादी को इस्तेमाल करना कोई गलत नहीं है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का आपने हर कार्यकर्ता देखा, चाहे उनका शपथ ग्रहण समारोह था, यशपाल आर्या जी का शपथ ग्रहण समारोह था या करण महाराज जी का ने जब पदभार ग्रहण किया था, तो सारे वरिष्ठ नेता मंच पर मौजूद थे। तो कांग्रेस पार्टी में किसी भी तरीके की कोई मुझे नहीं लगता कि मनमुटाव किसी भी नेता के लिए है। ठीक है गीता जी, अब प्रतिमा जी के सवाल का जवाब दीजिए और साथ में इस बात का भी जवाब दीजिए कि मदन कौशिक, देखिए उनके ऊपर आरोपों की बौछार हुई, आरोप के बाद तुरंत रिएक्शन नहीं हुआ, एक्शन अब लिया गया है, लेकिन ये मेरे जहन में बार बार इसलिए भी आ रहा है क्योंकि जो लेटर जारी हुआ जेपी नड्डा की तरफ से, जो लेटर जारी हुआ उसमें एक वर्ड का जिक्र है, तत्काल प्रभाव से लागू होता है। इतना क्या अर्जेंट था भाई? 2 दिन रुक जाते। पूजा जी, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी आपको, मैं थोड़ा रास्ते में हूँ, कहीं रुकावट हो रही है तो मैं क्षमा चाहती हूँ। नहीं, कोई रुकावट नहीं हो रही, आप अपनी बात पूरी करें। प्रश्नों का जवाब अगर ना दे पाई जी। हेलो जी जी, आपकी आवाज आ रही है, मैं अपनी बात आप पूरी करें। ये कहना चाहती जी तत्काल रूप से कहने का ये तात्पर्य है कि बहुत सारे काम हैं और उनको होना माननीय सीएम साहब और माननीय प्रदेश अध्यक्ष के माध्यम से ही कई और काम हैं जिनको निर्णायक रूप देना है। इसके लिए ये तुरंत एक्शन है। बाकी जहां तक आप बार बार, और हमारी छोटी बहन ही कह सकती हूँ प्रतिमा जी को, कि बार बार ये कहना कि मदन जी कौशिक जी को के साथ ऐसा क्यों किया गया है, ऐसा नहीं है। मैं आपको यही कहना चाहूंगी, उनको बहुत बड़े पद से और सम्मानित चीज से उनको नवाजा जाएगा। फिलहाल के लिए हमारा आज का दिन जो है वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष के नाम है, इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि उनको शुभकामनाएं दी जाएं और आने वाले समय। गीता जी, एक और सवाल प्रतिमा जी ने आपसे पूछा था, वो सवाल था
कि क्या मदन कौशिक के रहते हुए महिलाओं को उतना सम्मान नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था? यही वजह है कि बार बार आप महेंद्र भट्ट की नियुक्ति पर महिलाओं का एक अंशदान बढ़ेगा या उनकी हिस्सेदारी राजनीति में बढ़ेगी, इस बात का जिक्र कर रही हैं? इस बात से खफा थे क्या आप लोग? नहीं, मैं ये कहना चाहती हूँ कि महेंद्र भट्ट जी एक जमीनी नेता है जो आज तक किसी ना तो कंट्रोवर्सी में रहे और ना ही कोई ऐसा उन्होंने कार्य किया जिससे उनको महिलाएं सीधे जाके उनसे बात कर सकती हैं, उन्हें अपने दिल की बात बता सकती हैं और कह भी सकती हैं, एक हमारे मुखिया होने के वजह से। और दूसरा जो आपको लग रहा है कि मदन कौशिक जी ने ऐसा क्यों नहीं, मदन कौशिक जी ने तो करके दिखा दिया। उन्होंने तो भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करके दोबारा से खड़ा कर दिया है। इससे बड़ा तो ताज उनके सर में कुछ लगना ही नहीं है। लेकिन मैं महेंद्र जी की बात कर रही हूँ जो अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। हम लोगों को उनसे बहुत बड़ी आशाएं हैं जो मैं आपसे कहना चाह रही हूँ। बिल्कुल, आप ये तमाम बातें कहना चाह रही हैं। मैं ये भी बात आपसे समझना चाहूंगी, आपको क्या लगता है कि महेंद्र भट्ट को प्रदेश अध्यक्ष की कमान मिलना वो 2024 में बीजेपी के लिए कितना बेनिफिशियल होगा? मैं आपसे ये बात समझना चाह रही हूँ। बिल्कुल, संगठन में बहुत बड़ी पकड़ है। जितनी सरलता सौम्यता है उनमें, तालमेल रख के चलने का है, वो आपको बहुत जल्दी से दिखाई देगा जब 2024 में 5 सीटों में भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में पहुंचेगी। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में 5 सीटों के साथ पहुंचेगी। प्रतिमा सिंह जी, कांग्रेस क्या करेगी? 5 सीटों का ऐलान तो कर दिया बीजेपी ने कि वो 5 सीटों के साथ लोकसभा में पहुंचने वाले हैं। अब कांग्रेस क्या करेगी? अब मुझे लगता है गीता जी ने शायद पहले से ही किसी ज्योतिष कि ऐसा बड़ी जल्दबाजी होगी इनकी तरफ से ये कहना, क्योंकि आज देश की और प्रदेश की जो स्थिति है, आज जनता ये समझ रही है और जनता ये सोच रही है कि उन्होंने गलती कर दी है भारतीय जनता पार्टी को चुनने में। और मैं प्रदेशवासियों को बधाई देना चाहती हूँ कि आज से फिर से बिजली की जो दरें हैं वो महंगी हो गई हैं। तो आपको ये तीसरी बार जब से एक तोहफा मिला है, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आपने दोबारा प्रदेश में लाने का कार्य किया है। तो अभी आगे आगे देखिए ऐसे कई तोहफे जनता को मिलेंगे। और 2024 तो मुझे लगता है ये एक सपना है भारतीय जनता पार्टी का, और आप मुझे लगता है एक सीट भी नहीं ला पाएंगी, क्योंकि जनता को अब आप ध्रुवीकरण और तुष्टीकरण की राजनीति के छलावे में ला नहीं सकती और छल नहीं सकती। लेकिन उसकी जगह पे प्रतिमा जी विकल्प क्या है? उनकी जगह पे फिर विकल्प क्या है? एक प्रबल विपक्ष के तौर पर आप खड़े नहीं हो रहे हैं, आप इतने टुकड़ों में बटे हुए हैं, कैसे? जनता को एक विकल्प भी तो दीजिए। पूजा जी, मुझे लगता है कि जनता ने एक बार फिर से हमें विपक्ष में बिठाया है और विपक्ष की भूमिका काफी अच्छे से निभा रहे हैं, चाहे सड़क से लेकर के सदन तक, हर मुद्दे पे, चाहे वो अभी आपने देखा घोटालों से रिलेटेड मुद्दा हो, ईडी से जिस तरीके का दुरुपयोग हो, लोकतंत्र की हत्या का मामला हो, बेरोजगार युवकों का मामला हो, हम सड़कों पर हैं। अब मुझे लगता है कि कोई भी विपक्षी हर दिन सड़कों पर नहीं हो सकता, लेकिन हम हर दिन, अगर मैं काउंट करूं तो हफ्ते में 4 दिन हम सड़कों पर होते हैं जनता की आवाज उठाने के लिए। और जनता को भी ये समझ आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से चीजें बदल रही है और जनता ये देख रही है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ समाज तोड़ने का कार्य करती है और सिर्फ उनको सपने जो दिखा रही है वो धरातल पर नहीं उतर रहे हैं, तो ये जनता अपने आप 2024 में तय करेगी। और उससे पहले आपके पास 2023 के जो निकाय चुनाव है वो मुझे लगता है एक ट्रेलर होगा 2024 के लिए। ट्रेलर होगा 2024 के लिए। गीता जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि 3 ऐसी बातें बताइए जो महेंद्र भट्ट जी की नियुक्ति के साथ आपके संगठन में परिवर्तन के तौर पर देखने को मिलेंगी। आपको क्या लगता है? ये आपका व्यक्तिगत मत होगा। सबसे पहले मैं तो उनकी सौम्यता, सरलता और संगठन में पकड़, आपको बहुत छोटे से शब्दों में बता दिया, तो सबसे बड़ी उपलब्धि है। ठीक है, राजेंद्र जी का रुख कर लेते हैं। राजेंद्र जी, आपने दोनों ही लोगों को सुना। एक तरफ कांग्रेस है जिसके सामने चुनौती है और एक तरफ बीजेपी है जिसने रातों रात चौंका देने वाला फैसला, जैसा कि वो देते हैं, डिक्टेटरशिप का नाम उसको हालांकि कांग्रेस देती है, लेकिन पार्टी कहती है कि उनका अपना आंतरिक अनुशासन है जिसको वो बना करके रखते हैं और यही अनुशासन है जो उनको बार बार सफलता दिलाता भी है। अब आते हैं महेंद्र भट्ट पर। महेंद्र भट्ट को आप किस दृष्टि से देखते हैं राजेंद्र जी?
कि 2024 और आगे आने वाले निकाय चुनावों में उनकी क्या भूमिका रहने वाली है और कितनी सफलता भारतीय जनता पार्टी को उनके नेतृत्व में देखने को मिलेगी? पूजा जी, अगर आप देखें कि जिस तरह से महेंद्र भट्ट जी का जो है, जिस तरह से उनकी ताजपोशी हुई है अध्यक्ष के रूप में, उसके बहुत सारे जो हैं, अगर राजनीतिक अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे समीकरण हैं। पहली बात यह है कि महेंद्र भट्ट जो आते हैं वो बद्रीनाथ से आते हैं, चमोली डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, जो पहाड़ का एक डिस्ट्रिक्ट है और जो किसी तरह कुमाऊं के पास में है। दूसरा, महेंद्र भट्ट का जो पृष्ठभूमि है वो आरएसएस की एक पृष्ठभूमि से भी आते हैं और उस तरह से उनका राजनीतिक जो 2 बार विधायक रह चुके हैं बद्रीनाथ से, तो उनको इस तरह से जो है काफी संगठन में और राजनीतिक जो है उनको नॉलेज है। लेकिन अब ये बात कि ये महेंद्र भट्ट को क्यों जो है प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, इसके 2-3 प्रमुख कारण है। पहला कारण ये 2024 में जो इलेक्शंस आने वाले हैं और उस पे क्या है कि समीकरण आपको गढ़वाल, कुमाऊं और जो है मैदान के बीच में आपको समीकरण बनाना है, तो उस तरह से जो है भारतीय जनता पार्टी ने आज से उसकी शुरुआत कर दी है। कैसे कर दी है? क्योंकि जो है आप ये समझ लीजिए कि पहाड़ में जो है ज्यादातर जो वोट जो है, ज्यादातर जातिकरण जो समीकरण है, उसमें जो ठाकुर जो है बाहुल्य प्रदेश है और वो गढ़वाल और कुमाऊं में है। जहां तक हमारे मुख्यमंत्री जो आते हैं वो कुमाऊं से आते हैं, भट्ट जो है ब्राह्मण चेहरा है और गढ़वाल से आते हैं, तो इस बात को उन्होंने कर दिया। जहां तक कौशिक जी की बात है, कौशिक जी का जो है थोड़ा कंट्रोवर्सी हुई है इलेक्शंस के बाद से कि उन्होंने किसी को सपोर्ट किया, भीतरघात हुआ, बहुत सारी चीजें हुई। उधर निशंक भी हरिद्वार से आते हैं, संसद के उसमें सांसद बन के आते हैं, तो वो बहुत सारी जो चीजें, इन सबको समीकरण देखते हुए ये बात जो हाई कमान ने जो ये तय करी होगी, जो मुझे लगता है, जो मेरे एनालिसिस है, कि वो किसी न किसी तरीके से एक तरफ जो है कौशिक जी को भी जो है आने वाले समय मुझे लगता है कि उनको जो है कहीं ना कहीं अभी जो है मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है, पहली चीज। या और उधर से जो है महेंद्र भट्ट आ गए तो वो पूरा गढ़वाल और कुमाऊं को जो है एक तरह से समीकरण को मैच कर सकते हैं। तो ये पूरा जो जितना मामला है ये आने वाले 2024 की जो है पूरी रूपरेखा है और इसमें जो है आपको पता ही है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं जो है पिछड़ गई है हर चीज में और जो है भारतीय जनता पार्टी ऑलरेडी जो है 2-4 स्टेप जो है आगे जो है करके लोगों को चौंका देती है और आने वाले समय मुझे लगता है कि पार्टी किसी तरह से संगठन में जो है वो उनके बहुत अच्छी पकड़ है, तो संगठन के पकड़ के होने की वजह से मुझे लगता है कि आने वाले पंचायत चुनाव और जो भी 2024 के चुनाव है उसमें जो है आराम से वो सेल कर सकता है। ठीक है प्रतिमा जी, आखिरी कमेंट मैं आपका लूंगी क्योंकि कांग्रेस को लेकर के एक बार फिर से राजेंद्र बिष्ट जी ने एक थोड़ी सी तल्ख बात बोली है, लेकिन तल्ख बातें हमेशा जैसे दवा होती है, दवा कड़वी होती है लेकिन ठीक करती है। तो इससे आप क्या समझिए और साथ में मुझे क्या, आपको क्या समझ में आता है कि कांग्रेस में अभी किस तरीके के परिवर्तन की जरूरत है? देखिए सबक का सवाल ही इसी बात से था कि पार्टी में एक तरह का डिसिप्लिन तो होना चाहिए, लेकिन वो कांग्रेस में नजर नहीं आता है। सब एकला चलो की नीति पे चल रहे हैं। क्या कांग्रेस अब इसमें काम करेगी क्या? क्योंकि बीजेपी कई पायदान ऊपर पहुंच चुकी है 2024 की तैयारियों में भी, निकाय चुनाव की तैयारियों में भी। देखिए बिल्कुल, और मुझे लगता है कि सही कहा आपने कि कभी कभी तल्ख बातें जो होती है वो दवा की तरह कार्य करती है और सही भी होती है। और अगर कोई भी पार्टी हो, अगर आप किसी भी चीज में थोड़ा पिछड़ रहे हैं या एक आपकी कमी आपकी हार का कारण बन रही है, तो मुझे लगता है उसमें इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए। और ये जब जनता ने हमें विपक्ष में बिठाया उस वक्त भी सबने एकजुट होकर यही बात कही थी कि अब हमें आत्म मंथन करने की आवश्यकता है और संगठन में एक बिल्कुल अनुशासन बहुत जरूरी है। और अगर एक बात एक सुर में आला कमान ने कह दी है तो उसको सभी को मान करके अगर हम आगे बढ़ेंगे, और अभी आप देखिएगा संगठन के तौर पर भी बहुत सारे ऐसे चेंजेस आएंगे क्योंकि दिल्ली में इस तरीके की बातें हैं और प्रियंका गांधी जी ने एक रोड मैप तैयार किया हुआ है जो है संगठन के चेंजेस के लिए। तो आपको बहुत जल्दी कांग्रेस पार्टी में, चाहे उत्तर प्रदेश हो या उत्तराखंड हो या अन्य राज्य हो, वहां पे संगठन के तौर पे एक मजबूत जो चेंजेस है वो नजर आएंगे। और बिल्कुल कांग्रेस पार्टी भी, चाहे 2023 का निकाय चुनाव हो, अभी पंचायत चुनाव है हरिद्वार में, या 2024 का चुनाव हो, हम बिल्कुल मजबूती से इसको लड़ने का कार्य करेंगे। ठीक है गीता जी, लास्ट कमेंट आपका। आपको क्या लगता है कि महेंद्र भट्ट के आने से महिलाओं की भागीदारी कितनी बढ़ेगी? बिल्कुल, क्योंकि ये समझ करके जवाब दीजिएगा, क्योंकि हम दोबारा बैठेंगे यहाँ पर, निकाय चुनाव के बाद भी बैठेंगे और उसके बाद भी बैठेंगे। अगर महिलाओं की भागीदारी नहीं हुई, प्रवक्ता आप ही रहेंगी।
5 में से 2 सीट तो महिला को मिलनी ही चाहिए। क्या दावेदारी करेंगी महिलाएं, ये मेरा आपसे कहना। चलिए, बहुत शुक्रिया आप तीनों ही लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने अहम विचार साझा करने के लिए। तो बीजेपी ने महेंद्र भट्ट की नियुक्ति के साथ में गढ़वाल कुमाऊं के बीच में एक तरीके का समीकरण, बैलेंस बैठाने का काम कर दिया है, लेकिन कांग्रेस को भी इस बात से सबक लेना पड़ेगा कि रातों रात परिवर्तन के बावजूद दल में कैसे अनुशासन बना रहता है। वही अनुशासन की जरूरत है, उसी अनुशासन की जरूरत है। और टिप्पणी भले ही तल्ख हो, लेकिन हो सकता है कि वो मार्गदर्शन का काम करे। तो कांग्रेस के लिए शुभकामनाएं, बीजेपी में महेंद्र भट्ट के लिए शुभकामनाएं, इस उम्मीद के साथ कि महिलाओं की भागीदारी, जैसा कि गीता जी कह रही हैं, बढ़ेगी। बहुत शुक्रिया, बने रहिए हमारे साथ में, देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार।